प्रधानमंत्री ने कोयंबटूर से जारी की किसान निधि की किश्त। 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित। अन्नदाताओं के कल्याण पर बल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जमशेदपुर महिला महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। सफल विद्यार्थियों को सौंपी डिग्रियां, बढ़ाया हौसला। झारखंड विधानसभा का 22 नवंबर को रजत जयंती वर्षगांठ। विभिन्न स्तरों पर तैयारियां जारी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। भव्य और यादगार होगा समारोह। और भाजपा विधायक मंजू कुमारी का गिरिडीह जिला प्रशासन पर आर्थिक अपराध में मिली भगत का आरोप। जमुआ और देवरी प्रखंड में अवैध पत्थर खनन पर जताई चिंता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के कोयंबटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी की, जिससे 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित हुई। प्रधानमंत्री ने कृषि विकास और किसान कल्याण की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। टेक्सटाइल सेक्टर देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है और अब तो कोयंबटूर एक और मायने में विशेष बन गया है। यहां के भूतपूर्व सांसद सीपी राधाकृष्णन जी अब उपराष्ट्रपति के तौर पर हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त मिलने से राज्य के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। रांची के किसानों ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी कर दी है। एक बार फिर किसानों के बैंक खाते में किस्त की रकम आने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। लाभुक किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को हमेशा किसानों की चिंता रहती है और वे हमारी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हम लोग का खाता में आज भी आया है और आते रहेगा। जब से प्रधानमंत्री स्कीम शुरू किए हैं तब से हम लोग को दिक्कत नहीं हो रही। खाद बीज लेने के लिए और मजदूरी को देने के लिए बाद में बहुत दिक्कत होता था। जब से ये किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत किए हैं तब से पीएम किसान का पैसा आ रहा, तब से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब से ये योजना प्रधानमंत्री जी चलाए हैं तब से हम किसानों को काफ़ी सहयोग मिला है। हम लोग को दिक्कत नहीं होता खाद बीज खरीदने में या खेती करने में काफ़ी सुविधा हो रही है हम लोग को। वही जेवर को साहूकार के पास हम लोग को गिरवी करना पड़ता था, मुर्गी बेचना पड़ता था, बकरी बेचना पड़ता था। अब वैसा कुछ नहीं है। अब हम लोग चिंता मुक्त हैं। अब हम लोग उत्साह से खेती कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि एक समय था जब उन्हें कृषि कार्य में पैसे की जरूरत पड़ने पर साहूकारों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब खाद बीज खरीदना हो या कोई और जरूरत, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। पीएम किसान मिलता है वो अच्छा है और जो मिलता है उससे थोड़ा खेती बाड़ी हो जाता है। और जो आज भी भेजेंगे और भेजते हैं, इसलिए मोदी जी को मेरी तरफ से धन्यवाद। पीएम किसान का हर साल में 3 बार आता है। उसी से धान रोपाता है, खेती उती होता है और उसी से बहुत मदद हो जाता है। आज भी आया है, प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करते हैं।
महिला किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री हर वर्ग का ख्याल रखते हैं और महिला हो या पुरुष सभी को समान अवसर और लाभ देते हैं। आज भी खाता में पैसा आया है और इससे किसान खाद बीज खरीदते हैं और सरकार को शुक्रिया अदा करते हैं। आज भी हम लोग के लिए प्रधानमंत्री पैसा भेजे हैं। खेती बाड़ी करने के लिए पहले बहुत दिक्कत होता था, अब नहीं दिक्कत होता है। थोड़ा बहुत ऋण कर्जा लेना पड़ता था पहले, अब लेना नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री हम लोग को पैसा भेजते हैं, कुछ खेती उदी में मदद हो जाता है। आजकल खाद मंजी लोग खरीदने के लिए मदद हो जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि विश्व की सबसे बड़ी डीबीटी योजना है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके लाभुक ज्यादातर छोटे और मंझोले किसान हैं। इस योजना के तहत अब तक लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का लाभ किसानों को दिया जा चुका है। केंद्र सरकार की सोच है कि देश के किसानों को बीज से लेकर बाजार तक किसी कठिनाई का सामना करना न पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का भी उन्होंने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। बाबा के करोड़ों अनुयायी बिना किसी स्वार्थ के इस काम में लगे हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये बाबा के अनुयायियों का सबसे बड़ा आदर्श है। उन्होंने ऐसे कई विचार हमें सौंपे जिनमें संवेदना, कर्तव्य, अनुशासन और जीवन दर्शन का सार मिलता है। वो कहते थे, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लेस टॉक, मोर वर्क। हम सभी के मन में आज भी श्री सत्य साई बाबा के ऐसे जीवन सूत्र गूंजते रहते हैं। साथियों, साई बाबा ने अध्यात्म का उपयोग समाज और जन कल्याण के लिए किया। उन्होंने इसे निष्काम सेवा, चरित्र निर्माण और मूल्य आधारित शिक्षा से जोड़ा। उन्होंने किसी मत या सिद्धांत पर अपनी शक्ति नहीं लगाई। उन्होंने गरीबों की सहायता की और उनके दुखों को दूर करने के लिए कार्य किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को डिग्रियां प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया। श्री गंगवार ने अपने दीक्षांत संबोधन में इस बात पर प्रसन्नता जताई कि बेटियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि बेटियों के समग्र विकास को लेकर सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने सफल विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। यहाँ की पूर्व छात्राएं शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, प्रशासन, विज्ञान, कला और खेल आदि सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं। ये विश्वविद्यालय हजारों बेटियों के सपनों को नई उड़ान दे रहा है तथा उन्हें आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम नागरिक के रूप में तैयार कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में नारी सशक्तिकरण, बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। झारखंड विधानसभा 22 नवंबर को रजत जयंती की वर्षगांठ मनाएगा। 25 वर्षों के सफर को यादगार और खास बनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। विधानसभा परिसर में 22 नवंबर को भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। रजत जयंती वर्षगांठ को लेकर रांची में बैठक हुई, जिसमें स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य विधायक शामिल हुए। रजत जयंती समारोह के दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा को उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से नवाजा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बताया कि रजत जयंती समारोह को 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। पहला सत्र विशिष्ट हस्तियों के सम्मान को समर्पित होगा, जबकि दूसरे सत्र में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें कई नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे।
उसके बाद स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद उत्कृष्ट विधानसभा के कर्मी को चुनते हैं और इस चुनने के प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए आसन स्वयं होता है। उसके साथ नेता प्रतिपक्ष होते हैं, एक वरिष्ठ विधायक जो झारखंड विधानसभा के लंबे कार्य का अनुभव जिनके पास होता है और मन से अपना काम करे ताकि महामहिम राज्यपाल के हाथों में और तमाम राज्य के बड़े नेताओं के हाथों में इन लोगों को पुरस्कृत प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मौजूदा सरकार 28 नवंबर को 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी। इस सिलसिले में रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। गृह सचिव वंदना दादेल ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण कल होगा, जिसे लेकर पटना के गांधी मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज दिन भर बैठकों का दौर चला। जदयू विधायक दल ने नीतीश कुमार को, जबकि भाजपा विधायक दल ने सम्राट चौधरी को अपना नेता चुना। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। साथ ही कल नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पटना आएंगे। भाजपा ने एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया है। नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, जेडीयू का विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ वो यहां पर लेंगे। जेडीयू विधायक दल की बैठक है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर दोपहर में 3 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक असेंबली में सेंट्रल हॉल में है, वहां जहां उनको नेता चुना जाएगा और सामने आदरणीय राज्यपाल महोदय से मिल करके सरकार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो स्टेक क्लेम करना होता है। कल गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता का चयन करके फिर नीतीश कुमार जी राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बार का शपथ का खासियत है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ साथ यह शपथ जो है करीब 2 लाख से ज्यादा बिहार के मतदाता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह आने वाले विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक यानी टीबी को खत्म करने के प्रयास में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि की सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक यानी टीबी को खत्म करने के प्रयासों में भारत की उत्साहजनक प्रगति की सराहना की है। भावना, बिल्कुल। WHO ने कहा है कि वैश्विक उनकी क्षय रोग रिपोर्ट 2025 का हवाला देते हुए ये बयान में कहा गया है कि 2024 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में टीबी का प्रभाव अलग अलग बना रहा है। म्यांमार और तिमोर लेस्ते में टीबी संक्रमण की दर काफी अधिक है, जहां लगभग 480 से 500 मामले प्रति 1 लाख जनसंख्या दर्ज की गई है और इस वजह से ये देश दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हो गए हैं। वहीं भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड जैसे देशों में प्रति 1 लाख की आबादी पर 146 से 269 मामलों के बीच टीबी के केस मिले हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि इन देशों में मामलों में गिरावट तो है, लेकिन ये गिरावट बहुत धीमी है। टीबी से प्रभावित कुल संख्या के लिहाज से भारत सबसे आगे है, जहां अनुमानित 27 लाख से ज्यादा मरीज हैं। इसके बाद बांग्लादेश में करीब 3,84,000, म्यांमार में 2,63,000, थाईलैंड में 1,04,000 और नेपाल में लगभग
67,000 मामले दर्ज किए गए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि कई देशों ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें बांग्लादेश, भारत और थाईलैंड शामिल हैं। WHO ने ये उम्मीद जताई है कि निरंतर प्रयासों से आने वाले वर्षों में इस बीमारी को नियंत्रण में लाने में और सफलता मिलेगी। जमशेदपुर में इन दिनों अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं। मानगो के संकोसाई क्षेत्र में एक घर में अपराधियों ने नगद और जेवरात की चोरी की। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग शादी समारोह में गए थे, जिस दौरान चोरी की ये वारदात हुई। घर वालों के अनुसार लगभग 20 लाख की चोरी हुई, जिसमें नगद लगभग 1 लाख रुपए और बाकी जेवरात की चोरी शामिल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दोनों मिला कम से कम 20 लाख का होगा। 20 लाख का चोरी हो, सब जेवर है जी, टोटल जेवर। पैसे भी कुछ बताया जा रहा है। मेरा वो कैश रखा हुआ था, 20,000। हम लोग मतलब अपना भगना का शादी के नया नोट ला रखेंगे, वो भी लेके चला गया। गेट का ताला टूटा हुआ है, बाकी घर में कोई सामान बहुत ज़्यादा बिखराव की स्थिति में नहीं था। मतलब जो सटीक रूम के ताले हैं वही टूटा हुआ है। भाजपा की जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने गिरिडीह जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला प्रशासन पर आर्थिक अपराध में मिली भगत का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि जमुआ और देवरी प्रखंड में बड़े पैमाने पर पत्थर का अवैध खनन हो रहा है, जिसे रोकने में प्रशासन बुरी तरह नाकाम है। जिले में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध सरकार अगर नहीं रोकती है तो वे विधानसभा परिसर में धरने पर बैठेंगी। आपका गरीबों का जो अपना खुद का जो जमीन होता है, रैती प्लॉट जो होता है, उसको दाखिल खारिज कराने के लिए भी मोटा रकम मांगा जाता है। लोग जाते हैं और उसके बाद घुमाता है। प्रखंड में भी वही स्थिति है। तो इसलिए आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार लाए। हम सरकार से भी मतलब कि हम निवेदन करते हैं कि प्रशासन पे कंट्रोल करें, लॉ एंड ऑर्डर को बोले सुधार करने के लिए, नहीं तो फिर हम विधानसभा में आवाज उठाएंगे और दूसरी बात में हम अपना जमुआ विधानसभा में भी प्रदर्शन करेंगे और सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम उसका धरना प्रदर्शन करेंगे। और मेरे साथ पूरे जमुआ विधानसभा की जनता मेरे साथ। केंद्र सरकार सोलर आधारित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम कुसुम योजना चला रही है। इसका लाभ जामताड़ा जिले के किसानों को भी मिल रहा है और उनके जीवन में खुशहाली आई है। जामताड़ा के किसान केंद्र प्रायोजित कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ लेकर समृद्ध बन रहे हैं। सोलर आधारित कृषि के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से संचालित पीएम कुसुम योजना का लाभ अमला चातर गांव के लोग भी ले रहे हैं। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा से सिंचाई कर किसान सालों भर दर्जनों एकड़ भूमि पर खेती कर रहे हैं। सोलर पंप सेट मिला है हमको पीएम कुसुम विकास योजना के तहत। इसमें हमको 90% सब्सिडी में मिला है ये, और इससे हम बहुत खेती करते हैं और दूसरों से भी कराते हैं। जैसे 6-7 एकड़ में इधर धान का भी खेती करते हैं और समय पर गेहूं, सरसों सब चीज़ का हम लोग खेती करते हैं। अमला चातर गांव के लगभग आधा दर्जन किसान केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कुसुम विकास योजना से 90% अनुदान पर सोलर पंप सेट का लाभ लेकर खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई के लिए इस प्रणाली का उपयोग करने से बिजली बिल देने की कोई समस्या नहीं है और न ही अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। नहीं था पहले तो वैसे ही हम लोग पटवान कर रहे थे, 2 बाल्टी रस्सी से घींच के। अब लाइन है तो लिए टुल्लू पंप, उससे भी पटवान होता था। तो कभी लाइन चल जाता था, कभी बिजली बिल लगता था। तो हम लोग का मजदूरी बिजली बिल देने में होता था दिक्कत। और अभी सोलर जो आ गए हैं तो धूप आता है तो सब चीज का पटवान हो जाता है, सब खेती बाड़ी सब कुछ कर लेते हैं 12 मास। किसान सूर्य की रोशनी से उत्पन्न ऊर्जा के माध्यम से 50 एकड़ से अधिक भूमि पर आसानी से सिंचाई कर रहे हैं। इससे वे मौसमी फसल के साथ पाइनियर घास की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। महिला किसान जियामुनी कुमारी बताती हैं कि पहले इलेक्ट्रिक पंप सेट के माध्यम से सिंचाई करनी पड़ती थी। बिजली चली जाने पर कृषि कार्य रुक जाता था, लेकिन सोलर आधारित कृषि से इस समस्या का
समाधान हुआ है। हम लोग को सोलर मिला है। आगे बहुत दिक्कत हो रहा था, टुल्लू पंप था, आगे उतना लाइन नहीं रहता था। अब सोलर मिल गया है तो सब कुछ अच्छा होता है। चाष भी अच्छा कर लेते हैं, सब्जी लगा लेते हैं, अपने से पानी दे देते हैं, अपने से सब कुछ कर लेते हैं और बहुत सुविधा हो गया है। केंद्र सरकार की इस पहल से जहां एक ओर सोलर ऊर्जा को बढ़ावा मिला है, वहीं दूसरी ओर अबाध रूप से सिंचाई के लिए ससमय जल मुहैया होने से पैदावार बढ़ी है और किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने रांची स्थित आवास पर लोगों से मुलाकात कर उनकी विभिन्न समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद से रांची में राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी कर्मचारी मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आगामी 21 दिसंबर को अभियंता भवन नामकुम में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में श्री प्रसाद को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने रांची के ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पालू में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया, साथ ही बल्ले में हाथ आजमाए। दुमका उपायुक्त ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य और भूमि संरक्षण विभागों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने डीबीटी के तहत लाभुकों को शीघ्र भुगतान, बीमा लाभ जारी करने में तेजी, मिलेट मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मत्स्य विभाग को केज कल्चर को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। दुमका उपायुक्त ने जनता दरबार में पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन के लिए निर्देशित किया। उन्होंने जन समस्याओं के शीघ्र समाधान को प्राथमिकता बताई। धनबाद पुलिस द्वारा एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी थाना और ओपी क्षेत्रों में व्यापक वाहन जांच हुई और तलाशी ली गई। रांची उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित सामान्य शाखा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सामान्य शाखा में पदस्थापित एक निम्न वर्गीय लिपिक को बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित पाने पर तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। देवघर उपायुक्त ने जिला वासियों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पोस्टर लॉन्च किया है। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर को ब्लड डोनेशन ऑन व्हील्स के तहत आरके मिशन विद्यापीठ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सबों से रक्तदान की अपील की। कोडरमा में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तत्वाधान में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत परियोजना बालिका उच्च विद्यालय तथा मरकच्चो सर्वोदय +2 उच्च विद्यालय में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नशा मुक्त समाज की शपथ भी दिलाई गई। नई दिल्ली में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। जीएसटी स्लैब में कमी से ग्राहकों में यहां खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज से दिल्ली में चल रहा मशहूर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आम लोगों के लिए खुल रहा है और खास बात यह है कि जीएसटी की दरें कम होने से ये उत्पाद भी अब सस्ते हुए हैं, जिसके लिए व्यापारी वर्ग केंद्र सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। मेले के पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए थे, जिसमें काफी व्यापारिक संबंध भी बने। तो आज से आम जनता के लिए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये 44वां एडिशन है इसका व्यापार मेले का, जहां बेसब्री से इंतजार रहता है पूरे साल कि कब ये व्यापार मेला आज 14 से 27 तारीख तक इस बार लगा है और लगेगा, और फिर वहां जाके खूब सारी शॉपिंग होगी क्योंकि जीएसटी दरें कम हो गई हैं और व्यापारियों में भी बेहद उत्साह यहां नजर आ रहा है। इस बार बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत अच्छे व्यापारी आए हैं, पूरे इंटरनेशनल लेवल से आए हैं, हमें बहुत अच्छा बिजनेस मिला है, बहुत अच्छी इंक्वायरी मिली है और सबसे बड़ी बात है हम गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहते हैं। जो जीएसटी कम हुआ है उससे क्या है हमारे प्रोडक्ट और भी सस्ते हो गए हैं, पॉकेट फ्रेंडली हो गए हैं, लोगों की परचेजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है लास्ट के कंपेरिजन में, और लोगों का जो आईटीपीओ का भी धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला है
यहाँ पे लोग पूरे हिंदुस्तान से आते हैं और जायका टेस्ट करते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। आम जनता के लिए हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है लोगों को छोटे से समय के अंदर जनता को अपना प्रोडक्ट टेस्ट कराने का, अपने प्रोडक्ट को बताने का, अपने प्रोडक्ट को एजुकेट करने का। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। नई दिल्ली में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड फोकस स्टेट के रूप में शामिल हो रहा है। ये पवेलियन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। झारखंड पवेलियन में रागी से लेकर यूरेनियम तक के राज्य की विविध क्षमता का प्रदर्शन हो रहा है। इस बार झारखंड के मंडप ने खनिज संपदा के साथ साथ राज्य की समृद्धशाली कृषि परंपरा को भी राष्ट्रीय फलक पर प्रस्तुत किया जा रहा है। और अब बात मौसम की। राज्य में तापमान थोड़ा ऊपर चढ़ता दिख रहा है। सभी जिलों में पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में और 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 22 नवंबर तक सुबह के समय कोहरा या धुंध की स्थिति रहने की संभावना है, जबकि आसमान के साफ रहने और मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 23 से लेकर 25 नवंबर के बीच आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि मौसम शुष्क रहने के भी आसार हैं। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। 19 नवंबर वर्ष 1828 में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उन्हें प्यार से मनु भी कहा जाता था। वर्ष 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। उनके पति के सलाह पर उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर रखा गया। रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की वीरांगना थी। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। 19 नवंबर वर्ष 1999 से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम इसकी पहल त्रिनिदाद और टोबागो से हुई। यह दिन मुख्य रूप से पुरुषों को भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न, हिंसा और असमानता से बचाने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस दुनिया के 30 से अधिक देशों में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे मान्यता देते हुए इसकी आवश्यकता को बल दिया और इसकी सराहना भी की। पुरुषों के अधिकार के लिए लड़ने वाली संस्था सेव इंडियन फैमिली ने पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस वर्ष 2007 में मनाया। 19 नवंबर वर्ष 1997 में कल्पना चावला ने अंतरिक्ष के लिए अपनी पहली उड़ान भरी। चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 6 अंतरिक्ष यात्री चालक दल के रूप में शुरू हुआ। इस दल ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 को उड़ाया था। अपने पहले मिशन पर चावला ने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की। 16 दिन के इस मिशन से कल्पना 5 दिसंबर 1997 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोयंबटूर से जारी की किसान निधि की किश्त। 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित। अन्नदाताओं के कल्याण पर बल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जमशेदपुर महिला महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। सफल विद्यार्थियों को सौंपी डिग्रियां, बढ़ाया हौसला। झारखंड विधानसभा का 22 नवंबर को रजत जयंती वर्षगांठ। विभिन्न स्तरों पर तैयारियां जारी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। भव्य और यादगार होगा समारोह। और भाजपा विधायक मंजू कुमारी का गिरिडीह जिला प्रशासन पर आर्थिक अपराध में मिली भगत का आरोप। जमुआ और देवरी प्रखंड में अवैध पत्थर खनन पर जताई चिंता।